नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ अब्बास पठान जी की कहानी संग्रह बरजक से एक और कहानी जिसका शीर्षक है 3 दिन बाद। तो प्रस्तुत करती हूँ संवेदनाओं से भरी हुई उनकी यह कृति 3 दिन बाद। एम्स अस्पताल के आउटडोर के बाहर बने प्रतीक्षा कक्ष में मनीष अपनी वृद्ध माँ कुंती देवी के साथ बैठा अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। उसने वार्ड बॉय से माँ की तरफ इशारा करते हुए आग्रह किया, हो सके तो इनका थोड़ा पहले करवा दीजिए। दस्त की तकलीफ हो रही है इन्हें, अधिक समय तक बैठ नहीं पाएंगी। वार्ड बॉय ने बुढ़िया की तरफ देखा। मोटा चश्मा, कान में मशीन, गला हुआ शरीर और शरीर पर लटकती हुई पुरानी जर्जर खाल। बोला, डॉक्टर साहब आ ही रहे हैं, सीनियर सिटीजन का नंबर पहले आएगा। वहीं बैठे बैठे मनीष ने अपने बड़े भाई माधव को कॉल किया। भैया, माँ बीमार है, अस्पताल लेकर आया हूँ। माधव अपनी दुकानदारी में व्यस्त था। कैलकुलेटर पर चल रही उंगलियां थम गई। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? मनीष बोला, हाँ यूँ तो सब ठीक है। 3 दिन से रह रहकर खांसी बुखार हो रहा था। स्थानीय डॉक्टर को दिखाया, फर्क नहीं पड़ा। रात में सोती हैं तो नींद नहीं आती, लेटने के बाद नाक बंद हो जाती है। कल रात हरी मिर्च का कूटा खा लिया रोटी के साथ, तो दस्त अलग से शुरू हो गई। इसलिए एम्स का कार्ड बनवाया, यहाँ चेक करवाने आया हूँ। माधव ने दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, बूढ़ी देह है, तू चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। माँ से बात करवा। मनीष स्पीकर ऑन करके माँ को फ़ोन देने लगा, तभी नंबर आ गया। बड़े बेटे से बात नहीं हो पाई। डॉक्टर ने ठीक ठाक चेकअप किया, दवाइयाँ लिखीं और 3 दिन बाद फिर से हाजिर होने की सलाह दे दी। मनीष ऑटो पकड़कर माँ को घर ले आया। पंखे के नीचे बैठा एक गिलास पानी गटक कर पत्नी अनीता से कहा, 3 दिन बाद फिर से बुलाया है डॉक्टर ने। मैं तो शहर में रहूँगा नहीं उस दिन, क्या तुम चेकअप करवा लाओगी माँ का? अनीता एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के पद पर लगी हुई थी। बोली, मैं कैसे चेकअप करवा पाऊँगी? स्कूल में वार्षिक परीक्षा चल रही है, छुट्टी ले नहीं सकते। आप माधव भैया को क्यों नहीं बुला लेते कुछ दिनों के लिए? मनीष को अनीता की बात ठीक लगी। हाँ, भैया को बुला लेता हूँ। फ़ौरन नंबर मिलाए, माँ का पूरा हाल चाल बताया, फिर बोला, मेरी ऑफिशियल ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है, टिकट्स बुक हैं मेरे। 3 दिन बाद फिर से एम्स में चेक करवाना है। आप आ जाते तो सही से चेकअप करवा देते। अनीता के स्कूल में वार्षिक परीक्षा चल रही है, वो समय नहीं दे पाएगी। माधव को चिंता हुई। चिंता इस बात की हुई कि 1 हफ्ते तक दुकान नौकरों के भरोसे छोड़कर कैसे चला जाऊं। बोला, मैं अचानक कैसे आ सकता हूं? यूं तुमने एकदम से कॉल कर दिया कि आ जाओ। अचानक से शहर छोड़कर 600 किलोमीटर दूर आ जाना कोई हंसी खेल है क्या? माँ बीमार है तो डॉक्टर को दिखाओ, दवाई दिलवा दो हफ्ते 10 दिन की, और तुम ट्रेनिंग के लिए निकल जाओ, या फिर फ़िलहाल कैंसिल करो ट्रेनिंग। ऐसी भी ट्रेनिंग क्या ज़रूरी है, आगे बढ़ा दो ट्रेनिंग को। मनीष बोला, भैया आप समझिए, ट्रेनिंग आगे नहीं बढ़ सकती, कैंसिल ज़रूर हो सकती है। मैंने ये ट्रेनिंग छोड़ दी तो मेरा प्रमोशन कैंसिल हो जाएगा। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, 1 हफ्ते की ही तो बात है। आप भाभी को लेकर आ जाइए। मैं यूं भी हम ही संभाल रहे हैं माँ को इतने सालों से। माधव व्यापारियों की तरह बात करते हुए बोला, देख मनीष, तू माँ को रख रहा है तो पेंशन भी पूरी तू ही रख रहा है। हमने कभी तुझसे हिसाब किताब नहीं किया। मैं आ जाता, लेकिन मेरी दुकानदारी है, फेस्टिव सीजन चल रहा है। मैंने 1 हफ्ते के लिए दुकान छोड़ दी तो व्यापार का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। खैर तू चिंता मत कर, मैं तुझे शाम को फाइनल जवाब देता हूँ कि क्या करना है। और फ़ोन कट हो गया। मनीष को लगा वो भाई से नहीं किसी व्यापारी से बात कर रहा था। उसने तय कर लिया, ट्रेनिंग कैंसिल होती है तो हो जाए। पत्नी स्कूल नहीं छोड़ सकती, भाई दुकान नहीं छोड़ सकता। अब और किसी के आगे याचिकाएं नहीं डालूंगा।
पति के निधन के बाद कुंती देवी पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। उम्र का 75वां साल चल रहा था। कई सारे दांत गिर चुके थे। शब्दों का उच्चारण सही से नहीं कर पाती थीं। सुनने की क्षमता कम हो गई थी। दिन लंबा लगता, रातें लंबी लगती थीं। कोई नहीं बचा था जिससे दिल की बात कर सके। आते जाते लोगों को ताकती रहती। 16,000 पेंशन आती थी, जिसकी बैंक डायरी में एंट्री बेटा तुरंत प्रभाव से करवा लाता था। एक दिन चश्मे की डंडी टूट गई थी। वो कई हफ्तों तक ठीक नहीं हो पाई थी। माँ का कोई काम होता, बेटे पोते बहुएं उसे टालते रहते, भूल जाते, अनसुना कर देते। बस खाना समय पर देना है, दवाई उड़ेलनी है मुंह में, ये याद रखते। वार त्योहार पैर छू लेते, आशीर्वाद ले लेते। इसी को माँ की सेवा समझते थे। इसी सेवा पर मन ही मन खुद पर इतराते थे। खुद को आधुनिक युग का श्रवण कुमार समझते थे। कभी ये नहीं पूछते कि माँ आपको रात में नींद आती भी है या नहीं। कुंती देवी को अक्सर रात में नींद नहीं आती थी। पुरानी बातें दिमाग में घूमती रहती। छोटे बच्चों का तो ख्याल रखा जाता है, लेकिन बूढ़ों का ख्याल नहीं रखा जाता है, जबकि बूढ़ों और बच्चों की अवस्था लगभग समान होती है। बहरहाल बड़े भाई माधव ने अपनी पत्नी सुशीला से विचार विमर्श किया। पत्नी ने कहा, आप चले जाइए, आखिर पुश्तैनी मकान पर हमारा भी हक है, उसकी भी बात कर आइए। छोटा भाई है तो उसकी मदद दूसरे हाथ से कीजिए, लेकिन मकान और माँ के गहनों का हिसाब किताब बराबर कर लीजिए। 10 तोला सोने की कंठी है और कई जेवरात हैं। एक बार देख आइए और माँ की दवाई वगैरह भी करवा आइए। यदि माँ यहाँ आती हो तो ले आइए, हमें भी सेवा का सौभाग्य मिलेगा। माधव को पत्नी की बात समझ आई। अगले दिन उसने ट्रेन का टिकट करवाया और तीसरे दिन माँ के पास पहुँच गया। माधव का रेल से उतरना हुआ और मनीष का चढ़ना हुआ। मनीष खुश था कि चलो भैया आ गए, अब ट्रेनिंग के दौरान मन की एकाग्रता बनी रहेगी। माँ की तबीयत में भी थोड़ा बहुत सुधार आ चुका था। घर में मनीष की पत्नी और उसके बच्चे थे। उसी दिन एम्स में माँ का चेकअप भी था। माधव को देखकर माँ की आंखें खिल गईं। माधव ने बिस्तर पर पड़ी माँ के पैर छुए। माँ ने अपने कांपते हुए हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा। माँ की आंख से एक कतरा बहकर तकिए की तरफ जाने लगा। माधव ने अपने हाथ से माँ के आंसू साफ किए। जैसे ही गालों पर रखा, उसे महसूस हुआ कि माँ का शरीर बुखार से तप रहा है। उसने अनीता को आवाज़ देकर बुलाया और बोला, माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इन्हें अभी फ़ौरन चेकअप करवाना पड़ेगा। इनके हॉस्पिटल का कार्ड लाओ। मनीष की पत्नी हॉस्पिटल का कार्ड लेने गई। करीब 10 मिनट तक नहीं लौटी। माधव ने फिर से कार्ड के लिए आवाज़ दी। अनीता बोली, मैं वही ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया है, शायद उल्टे हाथ से कहीं रख दिया हो, अभी लाती हूँ ढूंढ कर। माधव से सब्र नहीं हुआ। वो भी कार्ड ढूंढने के लिए उठ खड़ा हुआ। घर के सारे लोग कार्ड ढूंढने लगे, मगर नहीं मिला। मनीष का नंबर डायल कर उससे भी कार्ड के बारे में पूछा, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता था। कार्ड के लिए आधा घर उथल पुथल कर दिया। अलमारी, तिजोरी सब खंगाल ली, मगर कार्ड कहीं नहीं दिखाई दिया। बैंक की डायरी, कंठी, जेवर, रुपया पैसा सब मिल गया, कार्ड नहीं मिला। माधव को बड़ा गुस्सा आया। ये लोग एक कार्ड तक नहीं संभाल सकते। सोचा, चलो एम्स को छोड़ो, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। माधव माँ के पास गया। माँ अचेत पड़ी थी, आंखें खुली थी, मुंह खुला था। दोनों आंखों से कतरों की लकीर तकिए से मिली थी। माधव ने माँ को छुआ। शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, सांस छूट चुकी थी, नब्ज खामोश हो चुकी थी, रूह परवाज कर चुकी थी। माधव ने अनीता और सुशीला दोनों को बुला लिया और बोला, ईश्वर की कृपा रही कि माँ ने ज़्यादा तकलीफ नहीं सही, लंबी उम्र पाई, किसी पीड़ादायक रोग से बहुत लंबे समय तक पीड़ित नहीं रही, आसानी से आत्मा त्याग दी। ये सौभाग्य की बात है। हम भी भाग्यशाली हैं कि अंतिम घड़ी में आज हम सब घर में मौजूद हैं। दोनों बहुएं एक दूसरे से लिपट लिपट कर रोने लगी। माधव ने फौरन मनीष को फ़ोन कर दिया। वो ज़्यादा दूर नहीं पहुंचा था।
फ़ोन पर छोटे भाई को ढाढ़स बढ़ाते हुए बोला, ज़िंदगी 3 दिन की होती है, बचपन का 1 दिन, दूसरा दिन युवावस्था का और तीसरा वृद्धावस्था का। माँ अपने जीवन का पूरा कार्यकाल जी कर गई है। जीवन का कार्यकाल खत्म होना ही था। फ़ोन रखकर माधव ने माँ की आंखें बंद की, सिर के नीचे लगा तकिया हटाने के लिए गर्दन के पीछे हाथ डाला और तकिया हटाया। तकिया हटाते ही देखा अस्पताल का कार्ड तकिए के नीचे पड़ा है। माँ की देह को अग्नि के सुपुर्द कर देने के 3 दिन बाद मनीष को भूख लगी। उठावने की रस्म पूरी हो चुकी थी। सारे मेहमान घर से जा चुके थे। घर में खामोशी पसरी थी, मानो दीवारें रो रही हों। मनीष ने अनीता से कहा, खाना लाओ, भूख लगी है। अनीता खुश हुई कि चलो ये सामान्य जीवन में लौट रहे हैं। 10 दिन से पानी भी नहीं मांगा था, आज खाना मांग रहे हैं। समय हर जख्म को सूखा देता है। माँ के जाने का जख्म भी धीरे धीरे सूख रहा है। अनीता रसोई में गई और पति के मनपसंद गर्मा गर्म फुलके, अचार, रायता और गट्टे की सब्जी के साथ सलाद थाली में सजाकर ले आई। मनीष ने थाली देखी और पीछे सरका दी और बोला, ये नहीं, पापड़ की सब्जी लाओ, हरी मिर्च का कूटा लाओ और वो ठंडी रोटियां और चावल लाओ जो रात को पड़ोस से आए थे। अनीता ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन आपको तो पापड़ की सब्जी पसंद नहीं है और आपको बासी रोटी क्यों चाहिए जबकि मैं गरम बना कर लाई हूँ? मनीष ने कहा, माँ को मैंने अक्सर पतले सालन वाली पापड़ की सब्जी खाते ही देखा है, शायद उन्हें वही पसंद थी और रात का बचा खाना माँ ही खाती थी। माँ जब बीमार थी तब हमने ये सोचकर उनकी तकलीफ़ को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया कि इनका रोज़ का है। जब एक दिन उनकी हालत अचानक से ज़्यादा गंभीर हो गई तब हमें महसूस हुआ कि माँ शोर नहीं मचाती थी लेकिन तकलीफ़ ज़्यादा थी। सच ये है कि हमने माँ की ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखा। उनसे कभी नहीं पूछा कि उन्हें कहीं घूमने तो नहीं जाना है। किसी बरसों पुरानी सहेली की उन्हें याद तो आती होगी। हम उन्हें कभी उनके दोस्तों से मिलवाने नहीं ले जाते थे। हमने कभी उन्हें शहर नहीं दिखाया, दुनिया के बदल चुके स्वरूप से उनका परिचय नहीं करवाया। उनकी मृत्यु से हमें पता चला कि कितने सारे लोगों की स्मृतियों में वे जिंदा हैं। हमने उन्हें घर में पड़े किसी सामान की तरह रखा, जैसे कुछ खूंटे से बंधा है। अनीता एकटक देखती रही। मनीष सिर लटकाए बोलता रहा। चौखट से खटिया के बीच घूमते घूमते उन्होंने बरसों निकाल दिए। हमने कभी उनसे नहीं पूछा कि उन्हें रात को नींद क्यों नहीं आती है, नींद आई भी या नहीं, उन्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है, किससे दुख। इस बात पर हमने गौर ही नहीं किया। उनकी जीभ कई स्वाद चखना चाहती होगी, लेकिन हमने उन्हें कभी नहीं पूछा कि माँ आपको कौन सी मिठाई पसंद है। बुढ़ापे में खाने की इच्छा नहीं मरती, बल्कि जीभ का अधिक स्वाद की मांग करने लगती है। ऐसे में बूढ़े व्यक्ति को मीठा और चटपटा खाने की इच्छा होती है, लेकिन संतान इस बात को नहीं समझती। वे घर के वृद्धों को मरने से पहले ही मरा हुआ समझ लेती हैं। उन्हें लगता है कि ये क्या करेंगे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, इन्हें कहाँ जाना है, ये कहाँ घूमते फिरेंगे भीड़ भाड़ में, इन्हें पैसों की क्या ज़रूरत है, ये क्या आइसक्रीम खाते अच्छे लगेंगे, आइसक्रीम तो बच्चे खाते हैं। हम माँ की बात ख़त्म होने से पहले ख़त्म कर दिया करते थे। वे पूरी बात बोलती नहीं थी। उससे पहले हम ऐसा अभिनय करते थे जैसे बस हम समझ गए हैं इतने में ही, अब आगे मत बोलिए, और वे चुप हो जाती थी। कुल मिलाकर हम मरने से पहले अपने घर के बुजुर्गों की इच्छाओं को मार डालते हैं। हम बुजुर्गों के मनोविज्ञान को समझने में पूरी तरह से नाकाम लोग हैं। माधव भैया अक्सर कहते हैं, जिंदगी 3 दिन की होती है, बचपन का 1 दिन, दूसरा दिन युवावस्था का और तीसरा वृद्धावस्था का। मैंने भी उनकी बात एकदम से मान ली, जबकि इंसान की जिंदगी 4 दिन की होती है। 1 दिन का वो वक्फा है जो हम माँ के पेट में 9 महीने बिताते हैं। भैया ने वो वक्फा कहीं गिनती में नहीं लिया, न मैंने लिया। और आगे वो आंसू पोंछते हुए बोला, खैर आज मैं वही खाना खाना चाहता हूँ जो माँ को खाते देखा था, उसी से मेरी भूख शांत होगी। यह थी अब्बास पठान द्वारा लिखी एक मार्मिक कहानी 3 दिन बाद। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें,
कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।